चलो लेट्स गो। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोग देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम रेहान। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने वो लेवल में पढ़ा था, उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि जब हम लोग एक ग्रेटर पावर लगाते हैं किसी भी ब्रैकेट पे तो वो हमसे एक्सपैंड नहीं हो पाती। उसके लिए हमने चैप्टर निकाला बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हमने शॉर्टकट ढूंढा किसी भी चीज को एक्सपैंड करने का। ठीक है, उसमें कुछ रूल्स देखे हमने, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स आर 1 मोर देन पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी। ठीक है, पावर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज द पावर ऑफ ब्रैकेट। जैसे कि अगर a प्लस बी की पावर क्यूब है, होल क्यूब, तो पहली टर्म होगी a क्यूब और लास्ट टर्म होगी b क्यूब। और वक्त के साथ साथ राइट जैसे जाते होगे a की पावर कम होती रहेगी 3 2 1 0 और b की बढ़ती जाएगी 0 1 2 3। ये चीजें देखी। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा, जनरल फॉर्मूला NCR। n क्या होता है? पावर ऑन द ब्रैकेट। r क्या होता है? r द टर्म नंबर -1। अगर सेकंड टर्म है तो r क्या होगा? 1। अगर थर्ड टर्म है तो r क्या होगा? 2। तो r होता है टर्म नंबर -1। ठीक है, उसके बाद आता है a की पावर n माइनस आर, यानी n अगर 7 है और r 1 है तो 7 माइनस 1 6, यानी a की पावर 6 और b की पावर फिर r अगर 1 है तो b के ऊपर 1 आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर 4 अननोन्स है। एक a है, इसको हम लोग एक डिफरेंट से लिख लेते हैं। एक a है, एक b है, एक n है और एक r है। ये 4 चीजें हैं जो कि चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, बाकी c जो है वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो आपके कैलकुलेटर में एक फंक्शन है, मैंने कल बताया था। ठीक है, तो n क्या है? पावर ऑन ब्रैकेट। r क्या है? टर्म नंबर -1। यहां तक सबको क्लियर है? इसमें कोई इश्यू तो नहीं? यस सर। चलो, उसके बाद हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें आपको क्या करना होता है, पहले फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स एक्सपैंड करनी होती हैं। उसके बाद आपको अगला पार्ट इसमें से कोई सा भी दे देते हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये एक्सपेंशन है बेसिकली, ये जो पूरा लिखा हुआ है 3 + 4x इनटू 2 - x की पावर 6। तो आपको मैंने कल बताया था 3 को आपने बेसिकली ढूंढना है कि 3 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर x स्क्वायर आए। ठीक है, तो हम लोग x स्क्वायर वाली टर्म से करेंगे, क्योंकि 3 के साथ कोई x नहीं है। जब 3 को किसी x स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x स्क्वायर बन जाएगा। और 4x तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी को बता दें, x की कौन सी पावर से x वाली टर्म से। ठीक है, तो x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। इस तरह के सवाल आया करते हैं, ठीक है, पेपर में। उसके बाद एक और एग्जांपल देखी थी जो कि बहुत सिमिलर थी। यही 3x को आप x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को आप x स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, और x स्क्वायर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? रेज़ टू पावर 0। ठीक है, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, रेज़ टू द पावर 0। ओके, यहां तक सबको समझ आ गई थी। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देखा जिसमें कोई इतना खास कुछ डिफरेंट नहीं था, बस ये ax लिखा हुआ था। बाकी पहले सवाल में क्या होता था? पहले सवाल में आपसे पूछते थे फाइंड x स्क्वायर कोएफिशिएंट। आपको सारी चीजें गिवन होती थी। ये देखो, पूरी ब्रैकेट आपको गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, यहाँ से ये और ये अरेज करके, ये अरेज किया, ये और ये, इधर से ब्रैकेट लगाई प्यारी सी, और इधर से ये लगाई। ठीक है, ये बेसिकली सवाल था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसमें आपको सारी टर्म्स गिवन थी और आपसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा था। ठीक है, प्रीटी सिंपल। ठीक है, अगले में वो क्या करता है? अगले में आपको x का कोएफिशिएंट बता रहा है। उसने आपको ऑलरेडी बताया है कि x का कोएफिशिएंट ये है। ठीक है, तो सवाल क्या था? सवाल में बेसिकली यहां पर एक चीज मिसिंग थी जो कि a थी। अब a फाइंड करना कुछ भी नहीं है, वही करना जो ऊपर किया था, बस इस दफा a फाइंड करना, पहले x कोएफिशिएंट फाइंड करना था। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर x में आए? x की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे? स्क्वायर। नहीं, x चाहिए हमें, x स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली x। खाली रेज़ टू पावर x। तो हमें ये इसकी एक्सपेंशन में 3 टर्म्स थी, हमने इसको 2 को -192x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आया। और ax को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर x में आए? 64, क्योंकि उसमें कोई टर्म में x नहीं है, तो हम ax को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपके पास ये आ गया 64a - 384। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा जो उसने सवाल में ऑलरेडी बताया हुआ है? 45। तो आपने एक इक्वेशन बनाई, -384 + 64a = 45। इसको सॉल्व किया तो आपके पास a आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं एक पेपर का क्वेश्चन। ठीक है,
और सेम इस तरह का होगा। यहाँ पर हम लोग एक मिनट जरा है, इसको डन किया, सेव टू फोटोज। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सबको क्लियरली नजर आ रहा है? सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है क्लियरली? ठीक है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ, वही जो मैंने आपको समझाया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए पार्ट। 1 + 2x की पावर 5 है, इसकी पहली 3 टर्म्स निकालनी। जल्दी से मुझे पहली टर्म बताओ जो कि मैंने आपको रट्टा लगवाई हुई है। 1 raised to power 5। वेरी गुड। जो कि होती है a की पावर, वो जो ब्रैकेट के ऊपर है, a क्या है 1 और b है 2x, b है 2x और a है 1। तो पहली टर्म वो होती है a की पावर, जो भी ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो a 1 है तो 1 की पावर 5 प्लस। अच्छा, अब n क्या होता है? n जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं, n वो जो NCR पढ़ा था, NCR पावर ऑन ब्रैकेट पे। टर्म नंबर नहीं, टर्म नंबर वो r होता है, टर्म नंबर -1। n क्या होता है? n होता है पावर ऑन, मतलब जो पावर होती है ब्रैकेट की 5 जो होता है। बिल्कुल हाँ, वो होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते ताकि आप लोग को याद रहे। r होता है टर्म नंबर -1, तो n की जगह 5 लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे c, r की जगह क्या लिखेंगे? देखो टर्म नंबर 2 है तो r की जगह क्या लिखेंगे? 1। वेरी गुड। 1 इनटू a क्या है 1, a की पावर n - r, तो n 5 है, r 1 है, तो n - r क्या हो गया? 4। वेरी गुड। इनटू b की पावर जो कि है 2x रेज़ टू द पावर r क्या है 1, तो इसके ऊपर आ जाएगा 1। इतना आसान है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से प्लस किया, प्लस करने के बाद आपने फिर से लिखा n जो कि है 5, c और r की जगह आप क्या लिखेंगे हम लोग? 2। वेरी गुड। उसके बाद इनटू 1 की पावर, एक मिनट रुकना, अच्छा ठीक है, 5c2 इंटू a की पावर n-2 जो कि है 5 - 2, क्योंकि 5 है n और r है 2, तो n - r यानी कि 5 - 2 3 इंटू 2x की पावर 2। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपने कंफर्म करना हो ना कि आप सही कह रहे हो कि गलत, तो आपने ये चीज देखनी कि यार मैंने एक चीज सिखाई थी कि वक्त के साथ साथ a की पावर कम होती रहेगी। तो पहले a की पावर 5 थी, अब a की पावर 4 है, अब 3 है, तो यानी कि आप कुछ ना कुछ सही कर रहे हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यस। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि पहले x की पावर 0 है, 2x की, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, तो ये बढ़ रही है। ये भी हमने बात याद की थी, तो ये बात भी आपने देखनी है, इससे आपको याद आएगा कि यार हाँ मैं ठीक कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलो गुड हो गया। अब बस आपने क्या करना है, ये कैलकुलेटर से 5c1 की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ। पहली टर्म होगी 1, 5c1 की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 5 आ गया, क्योंकि 1 की पावर 4 भी 1 होता है, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या आंसर आ गया? 5 × 2। जल्दी जल्दी, 5 × 2। पार्टिसिपेशन चाहिए आपकी। ठीक है, 10। 5c1 होता है 5, 5 × 1 होता है फिर से 5 × 2x, तो ये हो गया बेसिकली 10x। ओके, और 5c2 क्या होता है?
जल्दी 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 कैलकुलेटर से करके बताओ। 10 ठीक है, एक मिनट रुको, मैं कैलकुलेटर करूँ। 5 से 2 होता है 10। 10 इंटू, अच्छा 10 इंटू 1 किया तो ये 10 इंटू 1 इंटू, अच्छा 2x का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर क्या होता है? 40x स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस 40x स्क्वायर। ये आ गया जी आपके पास आंसर। ये था हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 2। आपके भाई ये आंसर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पहला वाला आसान था। किसको नहीं समझ आया जल्दी जल्दी बताओ। किसको नहीं समझ आया? मोमेन आपको समझ नहीं आया? थम डाउन ना किया करो, माइक खोल के बताओ। अच्छा नहीं, आपको अगर नहीं आया तो मैं आपको अगला पार्ट करवाने लगा। अब अगला पार्ट आपने मेरे साथ माइक खोल के करना है, क्योंकि वो सेम यही वाला पार्ट है, ठीक है। उसमें भी आपने यही करना है। अगला पार्ट है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंडिंग पावर असेंडिंग पावर्स ऑफ x ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x की पावर 4। तो वही सेम सवाल है, 1 माइनस 3x की पावर 4 में पहली 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। लेट्स सी। हाँ जी मोमिन, अब आप जरा माइक खोलो जी सर। और मुझे बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी जो मैंने पढ़ाई है। जो फर्स्ट टर्म क्या होती है? बेसिकली ये a है। पावर 4। हाँ वेरी गुड, पहली टर्म तो तुमने निकाल ली, जी। ठीक है। प्लस अब n की जगह क्या लिखो? इसकी कितनी टर्म्स फाइंड करनी है? इसकी भी 3 करनी है। ओके। n की जगह क्या लिखो मोमिन? 4, क्योंकि n होता है पावर ऑन ब्रैकेट c। r की जगह क्या लिखूं? r होता है टर्म नंबर माइनस, टर्म नंबर -1, तो टर्म नंबर 2 है तो ये 1 हो गया। अच्छा इनटू a की पावर n माइनस r, तो 4 माइनस 1 क्या होता है? 3। और अब b की जगह -3x लिखना है, आप गौर से देख लो माइनस लिखा हुआ। इसके ऊपर पावर क्या आएगी? 1। वेरी गुड। a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, तो r है 1 तो 1 आएगी, ठीक है। प्लस अब 4 n की जगह आ गया, c आ गया, r की जगह क्या आएगा? 3। नहीं, टर्म नंबर है 3। तो हाँ, अब आपने एक और रिदम आपको बता दूं कि ये r जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर 1 है, अगला वाला 2 होगा, अगला वाला 3 होगा, फिर 4 5 6, ये भी एक रिदम होता है, ठीक है। क्योंकि r है टर्म नंबर -1, तो टर्म नंबर 2 है तो 1 होगा, फिर 3 है तो 2 होगा, 4 है तो 3 होगा, ठीक है। जी। अच्छा 4, सॉरी हो गया। ओके सो इसको रेस करते हैं। 4c 2 इंटू a की पावर n माइनस r यानी कि 2 और इंटू b की पावर r, तो r हो जाएगा 3x का स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म इज 1, ठीक है। 4c1 होता है 4 इंटू 1 इंटू -3x, ये क्या आंसर आएगा? 4 इंटू 1 इंटू -3x, जल्दी। ओके -12x, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड टर्म। और उसके बाद थर्ड टर्म 4c2 होता है, आप लोग बताओ वैसे क्या होता है? जल्दी से एक डिफरेंट, ठीक है, हर दफा कोई डिफरेंट बताए। 6 इंटू 1 इंटू -3 का जब आपने स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? 6 इंटू 1 इंटू 9x स्क्वायर। ये हो गया जी 54x स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सी कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, 1 - 12x प्लस 54x स्क्वायर, ठीक है, ठीक हो गया, वेरी गुड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। हेंस अच्छा एक आपको एक नोट लिखवा दो इधर, ये आप अपने पास लिख लो। हेंस का मतलब होता है कि जो ये वाला पार्ट है ये पिछले पार्ट से कनेक्टेड है, तो आप इसको अपने पास कहीं ना कहीं लिख लो कि हेंस का ये मतलब होता है।
ठीक है, और हेंस कभी कभी लिखा होता है हेंस और अदरवाइज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये वाला पार्ट है ये पिछले पार्ट से कनेक्टेड है, पिछले पार्ट का आंसर यूज करके इसका आंसर निकालो, लेकिन आप अगर चाहो तो कोई और तरीका भी लगा सकते हो, इसलिए वो साथ अदरवाइज भी लिख देते हैं। जहां पर अदरवाइज ना लिखा हो इसका मतलब है डेफिनेटली पिछला पार्ट यूज करना है, और जहां पर लिखा हो हेंस और अदरवाइज इसका मतलब है पिछला पार्ट यूज करोगे तो आपके लिए बेहतरीन, नहीं करोगे तो कोई और तरीके से भी कर लो तो इजी सी है ना, ठीक है। ये मतलब होता है हेंस और अदरवाइज का। ये बात क्लियर है सबको? सब अपने पास लिख लें, ठीक है। अच्छा ये देखो हेंस का मतलब यानी कि पिछले पार्ट से कनेक्टेड है। देखो 1 + 2x की पावर 5 इस पार्ट से आया, और ये 1 - 3x4 की पावर इस पार्ट से। हमें कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए? x स्क्वायर का। चलो हम ऐसा करते हैं कि अच्छा इसने हमसे पिछले पार्ट में कितनी कितनी टर्म्स एक्सपैंड करवाई है? 3 और उसने आगे हेंस भी लिख दिया। अब हेंस का मतलब कि पिछले पार्ट का आंसर ही अगले पार्ट में यूज होना, तो आपको मजीद एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। हम दोनों के आंसर नीचे लिख लेते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग यहां से लाते हैं 1, पिछले ए पार्ट का आंसर था 1 + 10x + 40x स्क्वायर, और दूसरा था 1 - 12x + 54x स्क्वायर। दैट्स इट। हमें क्योंकि पिछले पार्ट का ही आंसर चाहिए था। अच्छा मुझे बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर x स्क्वायर में आए? किस इन तीनों में से किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं? पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी, हमें सिर्फ x स्क्वायर पे फोकस रहना है, सिर्फ x स्क्वायर। ठीक है। अब 54 तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बस। सो वी विल गेट 54x स्क्वायर प्लस 10x को किससे मल्टीप्लाई करें? 12x - 12x। ठीक है, हम सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट -120x। फिर हम 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। वेरी गुड। सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर आएगा और 40x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर विल बी, आप लोग बताओ। फाइनल आंसर वेरी गुड, -26x स्क्वायर। अच्छा हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए तो हमारा आंसर -26 होगा जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो एज यू कैन सी आंसर -26 है। ये था हमारा टाइप 1 का एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन। एक मिनट, कैन यू शो द थर्ड पार्ट अगेन? यस आई कैन शो। ये देखो, हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x की पावर 5 और 1 - 3x की पावर 4, ठीक है। ये होता है टाइप 1 के क्वेश्चन जिसमें आपसे पहले 3 टर्म एक्सपैंड करा के आगे 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा के या तो x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट पूछ लेगा, x1 वाला पूछ लेगा, x क्यूब वाला पूछ लेगा। देखो टोटल ये सवाल 6 नंबर का था, 2 2 2 और मिलाकर 6। ये देख लो जूम आउट करके। यार एसएस क्यों लेना है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, लेकिन आप देख लो कितना जूम आउट करूं। इतना बहुत है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। अच्छा टाइप 1 क्लियर है सबको? अब मैं आज टाइप 2 कराता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको 2 दिन और करेंगे चैप्टर को, और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे पास्ट पेपर के 2 दिन लगातार, हर क्लास में 5-5 क्वेश्चन करके, तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। आज मैं टाइप 2 भी इसकी करवा देता हूँ। टाइप 2 हम डायरेक्ट पास्ट पेपर से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारा आ गया है, ठीक है। टाइप 2 को इतनी औखी चीज नहीं है, थोड़ा सा सवाल पूछने का तरीका डिफरेंट है यही भी चीज, एनसीआर ही लगना है उसमें भी, ठीक है, बस तरीका पूछने का डिफरेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं, 1 मिनट रुकना बस। अच्छा हेंस और अदरवाइज वाला आपने लिख लिया? हेंस और अदरवाइज वाला जो मैंने लिखवाया था सबने लिख लिया?
अच्छा जी, अब मैं आपको एक और दो चीजें लिखवाने लगा हूं इधर, ये भी अपने पास लिख लो जो कि इस चैप्टर में यूज होती हैं। उसका मतलब एक आपको आएगा कि एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसमें लिखा होगा नो टर्म इन एक्स स्क्वायर। इसका सिर्फ मतलब समझा रहा हूं, नो टर्म इन एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब या फिर एक्स की पावर 1। तो इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? मतलब इंग्लिश से क्या लग रहा है नो टर्म इन एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर में कोई टर्म ना होने का क्या मतलब है? सारे जो भी आंसर होंगे उनकी पावर एक्स रेज टू पावर कम 1 हो या फिर उससे कम। नहीं 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 नहीं, एक स्क्वायर में नहीं देना। मैं आपको सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी समझाने लगा जो आगे सवाल में यूज होगी। मतलब यहाँ पे तो उसने पूछा ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 45। ठीक है, अब वो इस तरह भी सवाल कर सकता है कि फाइंड द वैल्यू फॉर विच देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर। तो नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? किसी का थोड़ा सा क्या लग रहा है नो टर्म इन एक्स स्क्वायर? कोई टर्म ना होने का क्या मतलब होता है? चलो मैं बता देता हूँ। नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, अगर कहीं लिखा हुआ आपको आ जाए, इसका मतलब होता है 0x या 0x स्क्वायर या 0x क्यूब। यानी कि अगर यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह, एक मिनट रुकना। सो नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब अगर यहां पे लिखा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच देयर इज नो टर्म इन x, फॉर विच, यहां से इसको रेज करके लिखते हैं, फॉर विच देयर इज नो टर्म इन x, तो इसका क्या मतलब होता है कि x का कोएफिशिएंट क्या है? 0। बस नो टर्म इन x का मतलब है कि x का कोएफिशिएंट 0 है, या x स्क्वायर लिखो या x क्यूब लिखो, कोएफिशिएंट इज 0। ये अपने पास लिख लो, फिर बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जब यहाँ पे इक्वेट कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे 45 की जगह 0 लिखते। ठीक है, क्योंकि उसने बताया हुआ है। फिर यहाँ पर भी इक्वेशन बनाते हुए 45 की जगह हम लोग 0 लिखते और फिर a को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स या एक्स स्क्वायर का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब इज 0। ये बात क्लियर है? ठीक है, फिर एक और आता है सवाल, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यानी कि उसमें एक्स है ही नहीं, तो वो कौन सी टर्म होती है जिसमें एक्स ना हो? जिसमें एक्स की पावर क्या हो तो वो एक्स गायब हो जाता है। वेरी गुड। टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स की पावर 0, क्योंकि जब एक्स की पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है, तो वो टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, दोनों टर्म्स क्लियर है। नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब है 0x स्क्वायर 0x क्यूब, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 0, उसमें एक्स है ही नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टाइप 2 का क्वेश्चन डायरेक्ट पास्ट पेपर से। इसको अच्छा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हल्का नहीं लेना, एक ही पार्ट है और 6 नंबर का। इसको डन किया, सेव टू फोटोस। अच्छा जी, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। पिक्चर ये डाली, ऐड किया, टिक किया पिक्चर, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, क्लियर है, सबको विजिबल है?
लेट मी अच्छा टाइप 2 टाइप 1 क्या है यार? टाइप अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टाइप 2 के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है वही, मतलब कि इतना बस वो पूछने का सवाल कुछ और, तरीका कुछ और है, ये थोड़ा सा तरीका और है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है ऑफ कोर्स। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करते हैं अटेम्प्ट। थोड़ा सा आप लोगों ने बताना तरीका, वो ये एनसीआर वाला, बस मैं आपको बताता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस प्लस दिस इज 70. Find the possible values of the constant p. Find the possible values of constant p. अच्छा, अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं आपस में, ये वाली, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमें इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए और इस ब्रैकेट से भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, दिस इज टाइप 2। अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो फिर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता। फिर हम क्या करते हैं, हम 1 को एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आंसर एक्स स्क्वायर में आता है, और इसको 2 अंडर अंडर पी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स की पावर 1 वाली वैल्यू से। तो हमें फिर दोनों चाहिए होती, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी चाहिए होती, एक्स की पावर 1 वाली टर्म भी चाहिए होती। ठीक है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहां पर हो रहा है प्लस, तो हमें सिर्फ दोनों ब्रैकेट्स में से एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए ताकि हम उन दोनों को ऐड कर सकें। ठीक है, ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, बड़ी सिंपल बात है, इसमें से एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेंगे क्योंकि पूरी एक्सपेंशन में इसमें से इसकी एक्सपेंशन करोगे तो एक्स की पावर 0 वाली टर्म भी आएगी, एक्स की पावर 1 वाली भी आएगी, 2 वाली भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, और 5 भी आएगी। ठीक है, तो हमें अब दूसरी वाली ब्रैकेट में से भी इतनी टर्म्स आएंगी, एक्स की पावर 0 भी आएगी, एक्स की पावर 1 भी आएगी, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग सिर्फ एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 को आपस में ऐड कर सकते हैं, 1 और 1 वालों को आपस में ऐड कर सकते हैं, 2 और 2 वालों को। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से ऐड नहीं कर सकते, पता है ना सबको ये बात? चलो अच्छा, अब हमने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर निकाल के उसमें उसको करना है, और उसने हमें ऑलरेडी कोफिशिएंट बताया हुआ 70 है। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 1 प्लस 2x ओवर p की पावर 5। इसमें से हमें कौन सा वाला टर्म चाहिए जिसके जिसके वन एक्स की पावर क्या हो? 2। वेरी गुड। अब यहां पर लगाने हमने शॉर्टकट। क्या लगाना है? शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट कब लग सकता है, ये इस बात समझ लो, ये बात समझ लो कि शॉर्टकट कब लग सकता है। शॉर्टकट तब लग सकता है जब a के अंदर x ना हो। ठीक है, यानी एक टर्म के अंदर x ना हो और सिर्फ एक टर्म में x हो, सिर्फ तब शॉर्टकट लग सकता है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ना कि 5ax प्लस 3x या 5px लिख देता हूं दोनों, और इसके ऊपर पावर 5 लगा देता हूं। अब दोनों टर्म में x नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इसमें आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। शॉर्टकट किधर लगा सकते हो? जब एक टर्म में x ना हो, जैसे कि ऊपर वाली टर्म है। ठीक है, और ये शॉर्टकट बड़ी जगहों पे लग जाता है, जहां ना लगे उसका भी तरीका देखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी शॉर्टकट कहां लग सकता है? गुड, हो गया। ठीक है, चलो शॉर्टकट लगाते हैं हम लोगों ने ढूंढनी है एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो जरा जल्दी से मुझे बताओ कि जो पहली टर्म होगी उसमें एक्स की पावर क्या होगी पहली टर्म के अंदर? क्योंकि एक्स बी है, तो आप याद करो बी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। सबसे पहले बी होता है 0, फिर होता है बी 1, फिर होता है बी 2। तो सबसे पहले बी क्या होगा? हाँ, 5 नहीं होगा, 0 होगा। बी बी पहले 0 होता है। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, हमने सिर्फ उसको फोकस करना है। हमें याद पड़ता है कि यार फर्स्ट टर्म में तो एक्स 0 था, सेकेंड टर्म में एक्स क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, थर्ड टर्म में एक्स क्या होगा? 2 होगा। हमें और हमें चाहिए कौन सा था?
हमें चाहिए था x2, तो अब हम किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ थर्ड टर्म पे। बात क्लियर हुई? फर्स्ट टर्म में x0 था, हमें पता है ये बात, क्योंकि b 0 होता है। सेकंड टर्म में x1 था, ये भी पता है क्योंकि b लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। थर्ड टर्म में जो है x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। 0 1 2, हमें चाहिए 2। थर्ड टर्म आ गई। चलो अब NCR लगाते हैं। n क्या है हमारे पास? 5 C, और r क्या हो जाएगा? टर्म नंबर -1। टर्म नंबर 3 है तो r क्या हो गया? 2 इंटू a है 1 1, n माइनस r यानी 5 - 2, 3 इंटू 2x ओवर p की पावर r क्या है? व्हाट इफ a में भी x होता देन? उसका भी मैं अभी सवाल कराता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ये फिलहाल शॉर्टकट समझ लो, क्योंकि शॉर्टकट मोस्टली जगहों पे अप्लाई हो जाता है। वो अगर आ भी जाए x तो होता कुछ नहीं है, बस आपको तरीका यही रहता है, बस ये है शॉर्टकट करने का तरीका। अच्छा, और ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा? r क्या है? 2। तो ये अब आपके पास आ गया। 5c2 होता है 10, 10 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 2 4, 4x स्क्वायर ओवर p स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अच्छा, इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 4 होता है 40 x स्क्वायर ओवर p स्क्वायर। ये आ गई जाके मैं x स्क्वायर वाली टर्म इस ब्रैकेट में से। कौन सी वाली ब्रैकेट में से? इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, इस वाली ब्रैकेट में से आ गई x स्क्वायर की टर्म। ठीक है, आसान था, कोई मुश्किल थी इस बात में? यही स्टेप, सेम स्टेप हमने अगली ब्रैकेट के साथ रिपीट करना, कुछ डिफरेंट नहीं करना, सेम स्टेप। समझ आ गई? अब अगली ब्रैकेट आप लोगों ने करवानी। पहली टर्म तो आ गई हमारे पास, वेरी गुड, हो गया। जो 6 नंबर का सवाल है तो लंबा हो जाए तो घबराना नहीं। 6 नंबर के सवाल के लिए यू हैव 8 to 9 मिनट्स इन पेपर टू सॉल्व इट, ठीक है? 8 to 9 मिनट्स, ठीक है। अच्छा चलो, 1 + px की पावर 6, लेट्स गो। हमें चाहिए कौन सा वाला x की क्या पावर चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ। x की पावर 2, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट टर्म में x की क्या पावर होगी? फर्स्ट टर्म में 0, सेकंड टर्म में होगी 1, और फिर से थर्ड टर्म में होगी 2। सो हमें पता चल गया कि थर्ड टर्म पे फोकस करते हैं। 5 लिखेंगे n की जगह c, और r की जगह लिखेंगे 2, क्योंकि थर्ड टर्म में तो r होगा 2 इंटू a की पावर n माइनस r, जो हो जाएगा, ओ सॉरी, n इसमें 6 है, ठीक है? n 6 है, सॉरी, ठीक है? ये देखो 6c2 इंटू 1 की पावर 4 इंटू थर्ड, और फिर px आ जाएगा b, और b की पावर r। तो r क्या है? 2। इसको एक्सपैंड करते हैं। 6c2 क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। 6c2 क्या होता है? 6c2 15 होता है, ठीक है? 15 इंटू 1 इंटू, जब इसको एक्सपैंड किया तो इसके ऊपर स्क्वायर आया और इसके ऊपर स्क्वायर आया, सो यू गेट p स्क्वायर x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, वी गेट 15 p स्क्वायर x स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट में से x स्क्वायर वाली टर्म आ गई हमारे पास, आ गई कि नहीं आई? ठीक है, आ गई। अब इन दोनों को हमने करना क्या था आपस में? याद करो, ऊपर क्या कर रहे थे? क्या ऐड, ठीक है, जरा ऐड कर लेते हैं। और उसने कहा था पॉसिबल वैल्यूज, ये भी याद करो। प्लस 15 p स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा आंसर क्या आएगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे? क्या आंसर आना चाहिए जो उसने सवाल में बताया हुआ है? 70, ठीक है? 70 x स्क्वायर आना चाहिए। 709 नहीं, 70 x स्क्वायर, ठीक है? ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग सिंपली यहाँ से अपनी ईज के लिए एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई काम नहीं है, हमने बस इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 70 आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का काम बस यही तक था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हमने फोकस करना है, एक्स स्क्वायर पे फोकस नहीं करना। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, रख भी लोगे तो वही आंसर रहेगा, लेकिन एक ड्रॉना लगती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर हटा दी अब थोड़ी सी सिंपल लग रही है। ठीक है, चलो जी अब हल करते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी स्क्वायर को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से लाएंगे? मल्टीप्लाई करके, राइट? डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 40 एज इट इज कट जाएगा जब आप इसको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद 15 पी के साथ जब आप करोगे तो फिर ये 15 पी 4 हो जाएगा, और जब 70 के साथ करोगे तो ये 70 पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 15 पी 4 माइनस 70 पी स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सही हो गया काम? ठीक है। अच्छा, उसने यहाँ पर एक और आपको चीज बताने लगा जो लिख लो आप यहाँ पर। जब भी यहाँ पे लिखा होगा ना वैल्यूज, अक्सर आपको आगे जाके चैप्टर्स मुश्किल होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके एक आंसर है, दो आंसर है, तीन आंसर है। उसका तरीका आपको ये बता रहा हूँ कि जब उसने लिखा होगा ना वैल्यू, तो इसका मतलब आंसर एक ही आएगा। ठीक है, ये लिख लो अपने पास, बड़ी जरूरी बात है। अगर उसने वैल्यू लिखा हो ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि एक ही आंसर आएगा, अगर दो आ रहे तो एक आंसर गलत है। ठीक है, और जब उसने लिखा होगा वैल्यूज, तो इसका मतलब के दो आंसर आएंगे या दो से ज्यादा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? चलो अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब ये हमारा बाइनोमियल वाला चैप्टर खत्म हो गया, ये अब क्वाड्रेटिक शुरू हो गया। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप सी बन गई है। ठीक है, जब अच्छा ये एक डिफरेंट चैप्टर है थोड़ा सा। हम लोग इसको क्या अभी समझा दो आपको इसको किस तरह हल करते हैं। वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको समझ लो। आपको ए लेवल में इस तरह की बहुत इक्वेशन मिलेंगी जिसमें पावर 4 होगी। बेसिकली सवाल आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ 70 पी स्क्वायर कैसे आया। ये तो बेसिक ओ लेवल वाली मैथ थी। ये देखो हमने क्या किया, हमने ये जामिन पी स्क्वायर नीचे था ना, हमने पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से भी पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए, इधर से भी। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग मैथ में इस तरह के पूरी दोनों साइड को एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जामिन समझ आ रही है? आप यस करो चैट में, फिर मैं आगे बढ़ूं। दोनों दोनों साइड को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पी स्क्वायर को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जामिन ठीक है, तो अब पी स्क्वायर दोनों दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर विद दिस, तो ये आपस में कट जाएगा, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 पी 4 बन जाएगा और 70 पी स्क्वायर बन जाएगा। आप समझ आ गई कहां से आया? समझ आ गई तो जल्दी यस कर दो। चलो गुड हो गया, ये तो ओ लेवल की मैथ थी। अच्छा, अब आपको ए लेवल में काफी इस तरह के इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें पहली टर्म की पावर होगी 4, फिर होगी 2, फिर होगी 0। क्या पावर होंगी? 4 2 0। ठीक है, ये मैं आपको एक डिफरेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो कि इस चैप्टर में असल में मर्ज करके सवाल आते हैं डिफरेंट चैप्टर में से, लेकिन कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए अभी समझा रहा हूँ। इस तरह की बहुत इक्वेशन आएंगी जिसमें पहली पावर होगी 4, अगली पावर होगी 2, देन 0। इसको सॉल्व कैसे करना, हमने तो ओ लेवल में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, हाँ वेरी गुड, गुड। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ ओ लेवल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक चीज लेट कर लेते हैं। लेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए या टी या एनीथिंग यू वांट, वाई बी सी डी, जो आप चाहो। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं लेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर पी स्क्वायर ए है तो पी 4 क्या होगा? अगर पी, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर, वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन की जगह पी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी 4 की जगह ए स्क्वायर लिख देंगे, पी स्क्वायर की जगह ए लिख देंगे, प्लस 40 कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब आ गया नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आ गया?
सो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन है जिसमें पहली पावर 4 हो, अगली 2 हो और फिर 0, तो आपने एक चीज से इसको इक्वेट कर देना, लेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए या टी या जो भी आप चाहो, तो पी 4 a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग योर कैलकुलेटर। मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी करें अपने कैलकुलेटर्स पे, ठीक है। आई होप सबको अपने कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आती होगी अब तक। So we get answer 4 add 2 by 3. Okay, so these are answers to A, not P. हमें क्या चाहिए? हमें P चाहिए. So A is equal to 4, 2 by 3, which is equal to P square. So P square is equal to 4, 2 by 3. So what is P equal to? All the values अंडर रूट लेंगे ना, इधर से भी अंडर रूट और इधर से भी अंडर रूट, 4 का भी और 2 by 3 का भी। सो 4 का अंडर रूट क्या होता है? व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 4? जल्दी। ओके जामिन, नॉट 2, ए लेवल में आ गए हो, नॉट 2। रेयान खालिक ने सही बताया, प्लस माइनस 2, नॉट खाली 2, नंबर कट जाएगा, प्लस 2 माइनस 2, और इसका हो जाएगा अंडर रूट 2 by 3 प्लस माइनस। सो ये हमारे पास पी के 4 आंसर आ गए हैं, ठीक है। लेट्स चेक के आंसर सही भी है कि नहीं। ओके ये बिल्कुल सही है, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 by 3, ठीक है। सो कुछ ये क्वाड्रेटिक का भी इसमें हिस्सा था, लेकिन बाकी सारा बाइनोमियल था। सो क्लियर है। ये टाइप 2 का एक डेमो था। अभी टाइप 2 का मैं आपको एक ऐसा सवाल भी कराऊंगा जिसमें दोनों टर्म एक्स में होगी, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो भी इतना ही आसान होगा, लेकिन ये शॉर्टकट वाला समझ आ गया जिसमें एक टर्म में सिर्फ एक्स हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई आपको क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ लो, ताकि मैं आपको वो वाला सवाल कराऊं जिसमें दोनों में एक्स होगा, फिर हम लोग छुट्टी करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा। इसके लिए आपके पास एटलीस्ट कैसियो का कोई ओरिजिनल कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छा कैलकुलेटर की टिप्स आप लोग को देनी पड़ेंगी मेरा ख्याल है, ये मैं ग्रुप में बता दूंगा क्लास के बाद। यार टाइम नहीं है अभी यार, फिर देखो लेट हो जाता है। ग्रुप में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है। थोड़े बहुत और तरीके भी वो आपके P3 में काम आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह वाले, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे मैंने 11 में देखे हैं, वो इतने डेढ़ होशियार बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर पे ग्राफ बनाना भी आता है, और पता नहीं आगे जाके स्टैट्स में आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वगैरह, वो सब भी निकालना आता है। तो आगे ना बड़ी शौकियां मारते हैं बच्चों के सामने। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पेपर में कोई चक्कर नहीं होता, वर्किंग का बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। आपने फाइनल आंसर लिखा भी हो, कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर वर्किंग ना हो, ठीक है। जितना मर्जी आपको आता है ना, पेपर में इतना टाइम होता है कि आप वो सब कुछ अप्लाई कर सको ना, एग्जामिनर्स को एक्सेप्ट करता है कि आपने इस तरह किया हो। तो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको समझा दूंगा कैलकुलेटर पे कैसे करनी है। जैसे कि मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का नंबर P1 में अक्सर मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कैलकुलेटर से निकाल लेना है, और फिर तरीका जो है वो सिर्फ आपने पेपर पे लिख देना, वो -b वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। उसको सॉल्व बेशक ना करना, बस तरीका लिखा ना, आंसर कैलकुलेटर से निकाल लेना, एग्जामिनर को थोड़ा सा ट्रिक कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं लिखता -70 माइनस बी होता है ना, तो 70 -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 70 का स्क्वायर, या -70 लिख लो, -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। बस ये मैं लिखता और आगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता इसके, जो कि थे 2 और 2 by 3। बस सॉल्व ना करता, सॉल्व कैलकुलेटर भी करता, तो इस तरह नंबर भी मिल जाता स्टेप का और आंसर भी आ जाता। अक्सर P1 में आपको इसका नंबर मिलता है, क्योंकि P1 छोटा पेपर है। P3 में आप बेसिक डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। समझ आ गई बात की।
अच्छा चलो, अब आप लोगों को एक सवाल कराता हूँ। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, तब तक मैं अगला सवाल आता हूँ। अगर किसी का है तो अभी पूछ लें। टाइप 2 का क्वेश्चन, लेट मी फाइंड। अच्छा ये वाला, अच्छा, हाँ ये ठीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे ठीक लग रहा है, इससे सही हो जाएगा सवाल। हाँ यही कर लेते हैं ये। चलो क्वेश्चन 4 करते हैं, ये छोटा भी है और सेम है। क्वेश्चन डन, सेव्ड फोटोज, यहाँ पर आया हूँ, मैंने पिक्चर लगाई, इंसर्ट किया पिक्चर, ऐड की पिक्चर, जस्ट टिक दबाया। ओके ये आ गया आपके पास सवाल। सवाल सबको नजर आ रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 plus x5 is equal to the coefficient of x square in the expansion of this. समझ आ गई बात की? सवाल समझ आ गया? अच्छा अब वो क्या रहा है? वो कह रहा है, अच्छा मैं समझाने लगा। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, यानी कि जब इसको एक्सपैंड किया और x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आया वो किसके इक्वल है? x स्क्वायर के कोफिशिएंट इसकी एक्सपेंशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी एक्सपेंशन में x4 का कोफिशिएंट चाहिए और इसकी एक्सपेंशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। फिर उन दोनों को आपस में इक्वेट करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू x4, और इन दोनों के कोफिशिएंट को आपस में इक्वेट करना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना, मैं आया। इसमें से हमें x का कौन सा कोफिशिएंट चाहिए इस एक्सपेंशन में? अगर आप गौर से सवाल को देखो, x की पावर 4 वाला। वेरी गुड। तो हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? x की पावर 4 पे। यहां पर शॉर्टकट लग सकता है कि नहीं लग सकता? जल्दी से बता दो। लग सकता है। अच्छा फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या होगी? 0 होगी, x पावर 0। सेकंड में होगी x पावर 1, थर्ड में होगी x पावर 2, फोर्थ में होगी x पावर 3, फिफ्थ में होगी x पावर 4। हमें कौन सी चाहिए थी? x पावर 4। तो किस टर्म पे फोकस करें? फिफ्थ टर्म पे। ऐसे ही है। चलो n आ गया हमारे पास 5, c और r क्या आ गया? फिफ्थ टर्म है तो r क्या होगा? If the term number is fifth, तो r is 4 into a की पावर n minus r. 5 minus 4 is equal to 1 into x की पावर r. So we will get 5c4 का आंसर होता है 5 into 3 into x की पावर 4 which is equal to 15x4. ऐसे ही है? Pretty simple, right? बहुत आसान। चलो अब आते हैं दूसरे को लेकर। 2x प्लस a ओवर x की पावर 6। इसमें से हमें कौन सा वाला चाहिए? x का x स्क्वायर, राइट? ऐसे ही है। ठीक है चलो, इसका भी बहुत आसान तरीका है। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, वो जो NCR वाला सारा फॉर्मूला है ना वो लिख देना है, बट उसमें r की जगह सिर्फ r लिख देना, यानी r की जगह कोई वैल्यू नहीं डालनी, r लिख देना। ठीक है, बाकी सेम वही लिखना है NCR। अच्छा n क्या लिखेंगे? फिर मैं आपको बताता हूँ उसको हल कैसे करना है। n क्या हो जाएगा? 6। r की जगह सिर्फ r लिखते जाओ, बाकी सेम वही रखो। 6CR इंटू a की पावर n माइनस आर। n क्या है? 6 और r तो यानी कि 6 माइनस आर, ऐसे ही है, इनटू a ओवर x की पावर r, ऐसे ही है।
यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब इसको फैला के लिख लेना थोड़ा सा। अब इंडिसेस थोड़ा सा बीच में आने लगे, इंडिसेस याद करना। यहाँ पर आ जाएगा, अब ये 6 की पावर माइनस आर दोनों पे जाएगा, 2 इंटू 6 की पावर माइनस आर इंटू एक्स इंटू 6 की पावर माइनस आर इंटू ए की पावर आर ओवर एक्स की पावर आर। यहां तक क्लियर है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं किया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये x वाली टर्म दोनों आपस में डिवाइड हो रही है। सो व्हेन पावर, जब बेसिस सेम और चीज डिवाइड हो रही तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये x ओवर r को हटा देते हैं और उसकी जगह ऊपर लिख देते हैं माइनस r, क्योंकि नीचे x की पावर r थी ना, तो बस उसको ऊपर जाके माइनस r कर दिया। तो क्योंकि बेसिस सेम थी, पावर माइनस हो जाएंगे, तो 6 माइनस r माइनस r। क्लियर हो गई बात? कुछ गलत किया? कुछ भी नहीं? ठीक है, अब बता, दोबारा एक बार याद करा दो कि x की कौन सी हमें पावर चाहिए थी? 2, और यहां पर x की क्या पावर है? सॉरी ये रेज हो गया, 6 माइनस आर, यानी कि 6 माइनस 2r शुड बी इक्वल टू व्हाट? 2। वेरी गुड, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 माइनस 6 होता है -4, -4 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि 2। सो r इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात? कुछ इसमें मुश्किल है, बार हमारे पास 2 आ गया, अब दोबारा से पुट कर लेते हैं इसी के अंदर। सो वी विल गेट 6c2 इंटू 2 की पावर 6 माइनस आर, या 6 माइनस आर यानी 6 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 2 यानी कि 2, और इंटू ए की पावर 2 यानी कि आर। ठीक है, सो 6c2 होता है 15। ये मुझे किस नहीं समझ आई। हमने r निकालने के लिए 6 माइनस 2r को ही क्यों 0 के इक्वल इक्वेट किया? 6 माइनस r को भी तो इक्वेट करके हम r निकाल सकते थे। 6 माइनस 2r को 0 के इक्वल तो नहीं किया, 2 के इक्वल किया। क्यों किया ये? यार ये देखो, हमारे पास एक ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि ऊपर लिखी हुई है, ये वाली, आपको x नजर आ रहा है जो कि डिवाइड के नीचे है? हाँ हाँ ठीक है, जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास एक यहाँ पर x था, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली माइनस r नहीं था। तो मैंने आपको इंडिसेस याद कराई, जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। तो ये r बेसिकली ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, हमने यहाँ से x हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया माइनस r। क्लियर होगी बात? इसके आगे वाला पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे समझ आ गया था। ठीक है, तो ये 6 माइनस 2r हो गया और हमें चाहिए कि x की पावर 2, यानी कि ये पूरा 6 माइनस 2r किसी ना किसी तरीके से 2 के बराबर होना चाहिए, तो हमने इसको 2 के बराबर कर दिया, तो r हमारे पास 2 आ गया। अच्छा ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ हाँ थैंक यू। चलो, अच्छा अगर r 2 है तो टर्म नंबर कौन सी होगी, वैसे पूछ रहा हूँ। बस वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा बहरहाल ये हमारे पास आ गया था सारा सिस्टम। यहाँ पर हम लोग 15 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, 240 a स्क्वायर और x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आया हमारे पास, ठीक है, और ऊपर हमारे पास x4 का कोफिशिएंट क्या आया था, ये दोनों आपस में क्या है, जो सवाल में क्या बताया था, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। सो लेट्स पुट 15 इज इक्वल टू 240 a square, which will be 215 over 240, 1 over 16 is equal to a square। अच्छा ऊपर उसने कहा था कि a is a positive constant, क्या कहा था? So a will be equal to under root 1 over 16, which will be equal to 1 over 4
पॉजिटिव ओनली। वैसे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन उससे पहले सवाल में ही बताया हुआ कि ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ए का क्या आंसर आ गया? 1/4 या फिर 0.25। अगर ऊपर हम लोग आंसर देखें तो हमारे पास 0.25 ही है। तो जामिन आपका पहले क्वेश्चन था कि अगर दोनों टर्म्स एक्स में आ जाए तो क्या करना है, समझ आ गई क्या करना है, ये वाला पूरा स्टेप। हमने सिर्फ वो एनसीआर वाले में आर को एज इट इज रहने देना है, बाद में हमने आर को उसके इक्वल इक्वेट करना जो पावर हमें चाहिए, और वहां से आर हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, यस यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख लो, आपको मैंने वर्कशीट ग्रुप में भी भेजी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है वर्कशीट का। क्लियर हो गई? अच्छा, जब हमारे पास एक ही x होगा तो हम वो शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, और जब 2x होंगे तो हम क्या नाम है ये r वाला मेथड यूज करना है ना? हाँ बिल्कुल, बात सिंपल। ठीक है, ओके। हाँ इजी है। वरना आप चाहो तो ये जो आर वाला मेथड है आप शॉर्टकट वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर वो शॉर्टकट नहीं रहेगा। ये जो आर वाला तरीका है ये हर जगह चलेगा, ये शॉर्टकट वाला तरीका सिर्फ एक जगह चलेगा। ओके हो गई बात? अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन आज की इससे रिलेटेड? कल फिर हम लोग पास पेपर करेंगे, परसों मतलब परसों नहीं, नेक्स्ट वीक भी हम लोग पास पेपर ही करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। आप लोगों ने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मेरी प्रैक्टिस काफी नहीं रहेगी। ठीक है, और रेहान पूछ रहे कितने घंटे? यार बस ये होता है कि आपको एक चैप्टर जब समझ आ जाए, आपसे रो के अंदर 5-6 सवाल इकट्ठे ठीक हो जाए, आपसे समझ लो चैप्टर आपको आ गया है, उसमें मजीद टाइम जाया ना करो, अगले चैप्टर पे चलो। ठीक है, अगर आपको एक सवाल हो जाता है, आपसे अगला सवाल नहीं होता, फिर अगला हो जाता है, फिर अगला नहीं होता, इसका मतलब चैप्टर में वीकनेस है। रो में 5-6 सवाल इकट्ठे सही हो गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका चैप्टर वो ठीक हो गया, तो फिर आगे चल सकते हो आप। इतनी प्रैक्टिस हर चैप्टर को देनी है कि आप उसके 5-6 सवाल रो में सही कर रहे हो। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं, आप लोग की छुट्टी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।